जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम 3 मार्कर की चर्चा कर रहे हैं। 3 मार्कर यह स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज में हम पेपर 2 हेल्थ पार्ट के लिए 3 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे। यह वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले पहली वीडियो भी लॉन्च हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथियों, 3 मार्कर हमारी MPPSC की परीक्षा में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। कुल मिलाकर 420 अंक के 3 मार्कर पूछे जाते हैं। हमारी यह कोशिश है कि हम 320 से ज़्यादा अंक अर्जित करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप इन 3 मार्कर्स को जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, आप इन्हें नोट डाउन करते जाएं। तो तैयार हो जाइए अपनी पेन कॉपी उठाकर और इन्हें लिखिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बार बार सब्सक्राइब करने का नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा कंटेंट इतना अच्छा है कि स्टूडेंट स्वतः ही इसे सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन हमको मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन 3 मार्कर्स को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे MMR यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, PM केयर्स फंड क्या होता है, किलकारी योजना, सी बॉक्स के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर हम कुल मिलाकर 15 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं MMR से। MMR यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। प्रति 1 लाख महिलाओं पर गर्भधारण की अवधि से गर्भ समापन की अवधि के पश्चात 42 दिन के अंदर मरने वाली महिलाओं की संख्या MMR में काउंट की जाती है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि कोई महिला जो कि गर्भवती हुई है, उसके प्रसव के पश्चात के 42 दिन के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात गर्भधारण एवं बच्चे होने के 42 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में काउंट की जाती है। इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं MMR के लिए। इसके लिए आप ऊपर लिखें प्रसवोत्तर कारणों से होने वाली महिलाओं की मृत्यु, मतलब जो संख्या प्रसवोत्तर कारणों के बाद हुई है वह ऊपर लिखी जाएगी। इसके नीचे लिखा जाएगा उस क्षेत्र की कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, और इसे गुणा कर दीजिए 1 लाख से। यह फॉर्मूला होता है MMR काउंट करने का। अब कुछ आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो MP में 173 है MMR और पूरे इंडिया में 130 है। यह नीति आयोग के अनुसार है। यह 2014-15 की रिपोर्ट है। अब यहां तक हमने लिख दिया। अब एक और पॉइंट यदि आपको देना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं कि न्यूनतम MMR केरल राज्य की होती है। इस तरह से आप MMR को लिख सकते थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है PM केयर्स फंड। यह कोरोना वायरस के चलते बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे जानने के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 2020 को यह स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुमोदन पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करता है। कैसे करता है? यह गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए धन एकत्र करता है। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद भी इसी के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री महोदय ही इसकी अध्यक्षता करते हैं और उन्हीं के संरक्षण में यह निधि कार्य करती है। आपने अभी देखा होगा, हाल ही कुछ दिनों में चर्चा चल रही थी कि PM केयर्स फंड को RTI अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह पब्लिक अकाउंट नहीं है, इसीलिए इस पर RTI लागू नहीं होती है। आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि आपसे जितना भी हो सके PM केयर्स फंड में जरूर अनुदान दें। आप पेटीएम, फोन पे आदि के माध्यम से इसे अनुदान दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन, जो कि है बाल श्रमिक। बाल श्रमिक क्या होते हैं? इनकी परिभाषा बाल श्रम निषेध अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे वह बाल श्रमिक के अंतर्गत आएंगे यदि उनसे कोई काम कराया जाएगा तो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में भी बाल श्रम को निषेध किया गया है। इतने में हमारा डाटा खत्म हो जाता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो आपको एक आंदोलन भी याद आ जाएगा। एक NGO का नाम याद आ जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में यह संचालित हो रहा है। तो बाल श्रमिक के अंतर्गत आप ये लिख सकते थे। अगला हमारा प्रश्न है दिव्यांग। दिव्यांग क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा की दृष्टि से 40% या अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं और जिन्हें चिकित्सा बोर्ड के द्वारा प्रमाणित किया गया है, दिव्यांग कहलाते हैं। वर्तमान समय में दिव्यांगों की 21 कैटेगरीज हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार 2.1% दिव्यांग भारत में हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं। इनके लिए योजना की बात करें तो एक योजना है सुगम्य भारत अभियान। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और बहुत सारे दिव्यांग पार्क भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाए गए हैं। दिव्यांगों को उन्हीं की कैटेगरी में 6% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। आप यह लिख सकते थे दिव्यांग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है, जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है वर्तमान समय में भी। इसके सदस्य 194 हैं और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट में लगभग 2 तथ्य कवर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य की यदि हम बात करें तो स्वस्थ मानव शक्ति के विकास एवं रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए WHO कार्य करता है। आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते इसकी भूमिका को बहुत ही सुदृढ़ रूप से यह अपनी कार्य भूमिका का निर्वहन कर रहा है और निरंतर रूप से रिसर्च के लिए योगदान दे रहा है। 2014 में WHO ने ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। यह आप WHO में लिख सकते हैं, थोड़ा सा करंट से भी रिलेट करके। अगला हमारा 6वां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष क्या होता है। मिशन इंद्रधनुष को भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को चालू किया था। मिशन इंद्रधनुष एक राष्ट्रव्यापी निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कराना है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 2020 के अंत तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का 90% तक टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष 7 बीमारियों से डील करता है, अर्थात इसके कवरेज में 7 बीमारियां हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इसी के लक्ष्यों को जल्दी से पूरा करने के लिए सघन इंद्रधनुष मिशन चालू किया गया था। यदि आपको और कोई पॉइंट याद ना आए तो इसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, जो कि 7वां प्रश्न है, किलकारी योजना क्या है। किलकारी योजना 2016 में चालू की गई थी। यह स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संयुक्त इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से क्या होता है, कोई गर्भवती महिला जो होती है वह फोन कॉल के माध्यम से जागरूकता को प्राप्त करती है। जैसे कि एक कोई रजिस्टर्ड नंबर है आपका, आप गर्भवती यदि हैं तो आप उस नंबर को रजिस्टर्ड करवाते हैं और उससे एक नंबर आपको दिया जाता है, उस पर आप कॉल करते हैं तो आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न समय में, विभिन्न अंतराल में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं आदि को आपको बताया जाता है और उनके बचाव के लिए भी जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह कुल मिलाकर 72 कॉल आपको प्राप्त होते हैं। किलकारी योजना में अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत फोन कॉल के माध्यम से ऑडियो क्लिप्स को सुनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रसूता के जांच के लिए प्रेरित किया जाता है, बच्चों के लालन पालन एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है, गर्भवती महिलाओं को समस्याओं से अवगत कराया जाता है। इस तरह किलकारी योजना को आप लिख सकते थे। अगला हमारा 8वां प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह है शी बॉक्स। सी बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया गया है। सी बॉक्स कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि सी बॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यदि यौन शोषण की समस्या होती है तो इस प्लेटफॉर्म पर वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। उनकी यह शिकायत उनकी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखते हुए उसकी कार्यवाही को संचालित करती है। यह सी बॉक्स है। सी बॉक्स प्लेटफॉर्म महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम 2013 के उद्देश्यों को पूरा करता है, अर्थात जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए एक्ट बनाया गया था 2013 में, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आप सी बॉक्स आए तो यह सब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रश्न में, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यह अधिनियम बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पारित किया गया है। यह बहुत सारे दंड के प्रावधान भी करता है। जैसे एक दंड महत्वपूर्ण जो हम देख लेते हैं, यदि बच्चों के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो दोषी व्यक्ति को 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना या दोनों आरोपित किए जा सकते हैं। यह पॉक्सो एक्ट का जो प्रस्ताव था वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि NRC क्या होता है। NRC बाल शक्ति योजना भी इसका एक अन्य नाम है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण की दर को कम करना है। यह योजना है
इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में 10 से 20 बिस्तर वाला एक केंद्र स्थापित किया जाता है, जिसमें पोषण संबंधी विभिन्न संतुलित आहार प्रदान किए जाते हैं और कुपोषण को दूर करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर आप एक डेटा यदि आपको याद रह जाए तो आप यह डाटा यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसमें है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 315 एनआरसी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार से आप एनआरसी के अंतर्गत ये पॉइंट लिख सकते थे। अगला 11वां प्रश्न है, तेजस्विनी कार्यक्रम क्या है? तेजस्विनी कार्यक्रम को 2017 में विश्व बैंक एवं भारत सरकार ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरी एवं युवा महिलाओं को जो कि 14 से 24 वर्ष की आयु की हैं, उनको बुनियादी जीवन कौशल से युक्त बनाया जाएगा। साथ ही उनको उनकी माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए बाजार संचालित कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्य किए जाएंगे। तेजस्विनी कार्यक्रम के 3 मुख्य घटक हैं, जिनमें है शैक्षिक एवं आर्थिक अवसर प्रदान करना, जन सेवा निष्पादन हेतु उनको प्रेरित करना एवं उनके अंदर क्षमता निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना सिखाना। इस तरह से उन्हें सशक्त किया जाएगा तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है, जो है प्रारंभिक शिक्षा कोष एवं शिक्षा उपकर क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा कोष सर्व शिक्षा अभियान के वित्त पोषण करने के लिए सरकार ने 2005 में स्थापित किया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा उपकर लगाना प्रारंभ किया है। इसका मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो पैसा आना था, उस पैसे को रखने के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष बनाया गया। और यह पैसा लेना कहां से है? वह शिक्षा उपकर के माध्यम से लेना है, जिसके बारे में हम देख ले रहे हैं। अब शिक्षा उपकर क्या होता है? तो वित्त अधिनियम 2004 के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाया जाएगा। सरकार ने कहा था कि जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, उन सभी पर टैक्सों के ऊपर 2% का उपकर लगाया जाएगा, जो कि शिक्षा के लिए काम आएगा। इस तरह 2019 के बजट में अंतरिम बजट जो आया था, उसमें सरकार ने नगर निगम और आयकर जो होता है उस पर शिक्षा के उपकर को 4% कर दिया था। इसमें स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। बाकी के जो अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं, उन पर 2% ही है, इन दोनों को छोड़कर। यह आप उपकर यदि आता है तो उसमें भी लिख सकते हैं, और प्रारंभिक शिक्षा कोष आता है तो उसमें भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, थोड़ा से मॉडिफिकेशन के साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है AICTE, जिसका अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE को 1945 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। AICTE के कार्य की यदि हम बात करें तो यह भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है। अर्थात तकनीकी शिक्षा जितनी भी संपन्न की जाएगी, उसके लिए यह शीर्षस्थ संस्थान है। AICTE के भारत में 8 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और AICTE को 1987 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया है, अर्थात इसको वैधानिक 1987 में बनाया गया है। यह आप AICTE में 3 मार्कर के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है, वह है प्रोजेक्ट शक्तिमान क्या है? प्रोजेक्ट शक्तिमान को 2007-8 में होशंगाबाद से प्रारंभ किया गया था। यह बाल संजीवनी योजना व यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त है। अर्थात जो बाल संजीवनी योजना के लिए जो बजटीय प्रावधान किए जाते थे, उसका कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट शक्तिमान के लिए भी आवंटित किया जाने लगा है, और यूनिसेफ द्वारा भी कुछ वित्तीय मदद प्रोजेक्ट शक्तिमान के लिए की जा रही है। प्रोजेक्ट शक्तिमान का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य जिलों में बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण की दर को कम करना है। इस तरह इसका लक्ष्य कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। यह हमारा प्रोजेक्ट शक्तिमान था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु को लगने वाले टीकों की चर्चा कीजिए। इसका मतलब है कि हमको इस प्रश्न में कुछ शिशु को लगने वाले टीके बताने थे। शिशु अर्थात जो 1 वर्ष का बच्चा होता है जन्म के पश्चात, वह शिशु कहलाता है। तो आपको इसमें में समझ जाना चाहिए कि बच्चे को जो 1 साल तक के टीके लगेंगे, उनकी चर्चा यहाँ पर करनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है BCG यानी बैसिलस क्लूमेट्री ग्लोरिन, जो कि टीबी के लिए टीका होता है। यह लगाया जाता है प्रारंभ में। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो कि लिवर में सूजन आती है, उसके लिए टीका लगाया जाता है। अगला है DPT, यह 3 बीमारियों के लिए एक साथ लगाए जाने वाला टीका है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिट, टेटेनस, यह 3 टीके जो होते हैं प्रारंभिक 3 माह के अंतर्गत लगाए जाते हैं। इसके बाद
रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन जो कि लूज मोशन के लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए यह वैक्सीन लगाया जाता है। यह 6 माह के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके साथ ही पोलियो वायरस वैक्सीन भी है। यह पोलियो के लिए उपचार करता है। पोलियो की बीमारी को यह रोकने के लिए यह टीका लगाया जाता है। यह 10 माह के अंतर्गत लगाया जाता है। इस तरह आप इन टीकों को लिख सकते हैं। यदि आपको इनका अंतराल भी, समय भी याद रहे तो भी आप उसे लिख सकते हैं। इस तरह हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको निरंतर रूप से इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसके डिस्कशन निरंतर रूप से निःशुल्क यूट्यूब पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसमें भी हम बहुत सारे 3 मार्कर्स को डालते हैं। आप उन्हें भी जरूर देखें जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 3 मार्कर प्राप्त हो सकें।